क्यों एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे अपने घरों पर, ऐसी मुझे आशा है। और अपनी नियमित रूप से पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे। अपने कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय दूसरा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो मध्यकालीन इतिहास है 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी का जो काल है, जिसमें हमें सल्तनत काल और मुग़ल काल के बारे में विस्तार से हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने राजस्थान के जो वीर योद्धा थे उन्होंने किस प्रकार से इन सल्तनत कालीन और मुग़ल कालीन शासकों की नीतियों का, इनके जो अधीन करने की इनकी जो योजना थी पूरे भारतवर्ष को, उनका इन्होंने विरोध किया। उन्हें वीर जो योद्धा थे राजस्थान के, उनके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ा कि हमीरदेव चौहान ने किस प्रकार संघर्ष किया था। अपने वजन को निभाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति, अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया था, लेकिन उन्होंने अपना शीश नहीं झुकाया था, यानी हार नहीं मानी थी। वो वीडियो लेक्चर आपने देखे होंगे अच्छी तरह से, ऐसी मुझे आशा है। फिर भी अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हुए हैं। साथ ही इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी कक्षा 10 से जुड़े हुए बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे। उन वीडियो को जाकर भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो साथ ही जब भी वीडियो डाला जाए तो उसको आप शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जो आपके साथी हैं जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं वो भी इनका लाभ उठा सके। न केवल कक्षा 10 के, बल्कि ये जो टॉपिक है ना, वो ऐसे टॉपिक हैं जो कि विभिन्न जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर भी ये आते हैं। तो आप अपने साथियों के साथ इनको शेयर ज़रूर किया करें। इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक और वीर योद्धा जिसका नाम न केवल अपने राजस्थान में बल्कि पूरे भारतवर्ष में गूंजता है। वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का संघर्ष हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने जो मुग़ल सत्ता थी उसके सामने सिर नहीं झुकाया और अपनी स्वतंत्रता के लिए वो आजीवन लड़ते रहे और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई। तो उनका संघर्ष, उनका जीवन काल हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। और एक प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, जिसके बारे में आपने सुना होगा, उस हल्दी घाटी युद्ध का हम वृतांत भी यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं पाठ्य पुस्तक पर और देखते हैं कि महाराणा प्रताप का संघर्ष किस प्रकार रहा। तो ये देखिए, एक पिक्चर आपके सामने है जिसमें आप महाराणा प्रताप की फोटो देख सकते हैं। और यहाँ महाराणा प्रताप का जीवन दिया हुआ है कि 1572 से 1597 में, ये वो टाइम है जब वो राजा थे, महाराणा थे। तो हम इनका प्रारंभिक जीवन पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म जो है विक्रम संवत 1597 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय रविवार, यानी इसको ईस्वी सन में देखें तो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में, जिसको कि कटारगढ़ कहा जाता है, बादल महल में हुआ था। प्रताप महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी इनके पिता का नाम उदय सिंह था, इनकी माता का नाम जयवंता बाई था, जो कि पालई जो नरेश अखीराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ। तो इनके पिता का नाम क्या था? उदय सिंह, और माता का नाम जयवंता बाई। इनका विवाह 1557 में अजबदेव पंवार के साथ हुआ, जिनसे 16 मार्च 1567 को अमर सिंह का जन्म हुआ, यानी इनके पुत्र का नाम क्या था? अमर सिंह। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब इनके पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में मृत्यु हो गई। उदय सिंह के गोगुंदा में दाह संस्कार किया गया। यहाँ स्थित महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ के सामंतों एवं प्रजा ने प्रताप सिंह को महाराणा के रूप में राज तिलक किया। यानी ये राजा कब बने? 28 फरवरी 1572 को। महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया था। यानी इनके जो पिता थे वो रानी के प्रभाव में थे। उन्होंने
इनसे जो छोटा भाई था दूसरी रानी का, उदय सिंह की जो जगमाल था, उसको उत्तराधिकारी नियुक्त किया था कि मेरे बाद यही बनेगा। लेकिन इसको कोई चाहते नहीं थे, वरिष्ठ जो सामंत थे वो चाहते नहीं थे, इसलिए उन्होंने इनको अपदस्थ कर दिया और जो महाराणा प्रताप थे उनको मेवाड़ का शासक बनाया। मेवाड़ जो है वो आजकल का जो उदयपुर चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में मेवाड़ कहा जाता था। 1570 में अकबर का नागौर में दरबार लगा। अकबर ने 1570 के अंदर एक दरबार भी लगाया था नागौर में, और उस दरबार में बहुत से जो राजपूत राजा थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ ने ना वो अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ के जो शासक थे वो इसे दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे, इसलिए अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 दल भेजे। यानी प्रताप ने को अपने अधीन करने के लिए, इनके राज्य को अपने कब्जे में लेने के लिए अकबर ने विभिन्न तरह की नीतियां अपनाई। सबसे पहले उसने 4 दल भेजे, 4 लोगों को भेजा कि अकबर को डरा के, धमका के, समझा के किसी तरह से अपने अधीन करो। तो सबसे पहले उन्होंने जलाल खां को भेजा, जो कि 1572 में अकबर के प्रताप के पास आया, जो कि असफल रहा। उसके बाद इन्होंने 1573 में मान सिंह को, जो कि आमेर का शासक था, प्रताप को समझाने भेजा, लेकिन वो भी असफल रहा। फिर उन्होंने 1573 में ही अक्टूबर में आमेर के भगवान दास को भेजा, वो भी असफल रहे अपनी योजना में। और आखिर में इन्होंने टोडरमल को भी भेजा था कि प्रताप को समझा के कहो कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, उसी में इनकी भलाई है। लेकिन महाराणा प्रताप जो थे वो कहाँ डरने वाले थे, उन्होंने बगैर निडर होकर इन 4 जो व्यक्ति आए थे इनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया और कहा कि जो प्रताप है वो किसी के अधीन नहीं रहेगा, मेवाड़ जो है वो किसी के अधीन नहीं रहेगा, हम किसी की भी अधीनता या गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र रूप से अपना राज्य चलाएंगे। तो 4 शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे, तो अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। यानी अकबर की क्या योजना थी कि प्रताप को बंदी बनाकर मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित किले में बनाई गई, जिसे आज संग्रहालय स्थित है, और अंग्रेजों के समय का शस्त्रागार होने के कारण इसे मैगजीन भी कहते थे। यानी अजमेर का जो किला था उसको क्या बोला जाता था, मैगजीन। और वहीं अकबर ने प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई थी कि युद्ध करके इनको बंदी बना के मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। अकबर ने मान सिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया। यानी अकबर ने चाल चली और एक राजपूत के सामने एक राजपूत को यानी मान सिंह को भेजा युद्ध करने के लिए, और मान सिंह के सहयोगी के रूप में आसफ खां को भी उन्होंने नियुक्त किया। मान सिंह 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। उसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला, 2 माह तक वहीं पर रहा। उसके बाद वह आगे नाथद्वारा में लगे हुए खमनौर के मलोले नामक गांव के पास अपना पड़ाव डाला। उधर इस शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल गई, तो महाराणा प्रताप ने गोकुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। यानी जो मुगल सेना आ रही थी मान सिंह के नेतृत्व में, तो उसको रोकने के लिए प्रताप ने हल्दी घाटी नामक जगह पर अपना पड़ाव, अपनी सेना ले गई। इस घाटी में एक बार में एक ही आदमी प्रवेश कर सकता था, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए महाराणा प्रताप के लिए मोर्चाबंदी के लिए सर्वोत्तम स्थान था, जहां प्रताप के पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे। वहीं मुगल सैनिक भटक कर मेवाड़ के सैनिकों से टकराकर या भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा सकते थे। अंत में दोनों सेनाएं 18 जून 1576 को प्रातःकाल युद्ध भैरी के साथ आमने सामने हुई। यानी हल्दी घाटी का युद्ध किस दिन हुआ, 18 जून 1576 ईस्वी को। राजपूतों ने मुगलों पर पहला बार इतना आक्रमण किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भागने लगे। यानी पहले बार से मुगलों को भागना पड़ा। इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम खां सूर का नेतृत्व सफल रहा। यानी जो महाराणा प्रताप थे उनकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, हकीम खां सूर। मुगल इतिहासकार बदायूनी, जो कि मुगल सेना के साथ था, वह स्वयं भी उस युद्ध में भाग खड़ा हुआ। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मेहतर खां ने यह झूठी खबर फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। यानी भागती हुई सेना के सामने ये एक अफवाह फैलाई गई उसको रोकने के लिए कि आप भागे ना, जो अकबर हैं वो स्वयं अपनी सेना लेकर आ रहा है। तो भागती हुई सेना को इससे आस जगी और उनके ये हुआ कि ये भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब बादशाह अकबर स्वयं आ रहा है। ये झूठी अफवाह सुन के वो भागती हुई सेना रुक गई। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना की हिम्मत बंधी और वो पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ी।
और दोबारा से युद्ध शुरू हो गया। राजपूत भी पहले मोर्चे के सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्ताल कहते हैं, में आ गए। और यहीं पर क्या हुआ कि जो मानसिंह था वो ऊपर हाथी पर बैठा हुआ महाराणा प्रताप को मारने के लिए विभिन्न तरह के शस्त्र चला रहा था। तो महाराणा प्रताप ने उनको देखा और अपना जो ये हाथी, आप इस चित्र में देख सकते हो, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक है, और ये जो मानसिंह था ये हाथी पर था। तो महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को इशारा किया, तो चेतक जो है अपने दोनों पैर उठाकर इसने हाथी के ऊपर रखे और इन्होंने भाला चलाया। लेकिन किसी तरह से ये मानसिंह नीचे झुक गया ओद में, और ओद में झुकने से ये भाले के वार से बच गया। लेकिन चेतक क्या हुआ, चेतक के जब ये हाथी के ऊपर इसने पैर रखे तो हाथी के यहाँ तलवार लगी हुई थी, दांतों के अंदर कटार लगी हुई थी। उस कटार लगने से जो चेतक के पैर थे उनके अंदर चोट लग गई। लेकिन इसी समय क्या हुआ कि मुगलों ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। जब प्रताप को चारों ओर से घेरा हुआ देखा तो वहीं पर बड़ी सादड़ी का जो झाला मन्ना था, इनका एक सहयोगी था झाला मन्ना, वो सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंच गया और राणा से निवेदन किया उसने कि आप जो है अब इस समय गिर चुके हो और आपका बचना इस युद्ध के लिए ज़रूरी है, तो आप इस समय युद्ध क्षेत्र छोड़ दें और आपका जो ये मुकुट है वो मुझे दे दें, और मैं ये समझेंगे कि महाराणा मैं ही हूँ और ये लड़ते रहेंगे, आप बाहर जाकर सहायता और लेकर आएँ। लेकिन महाराणा ने इसको मना किया। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि चेतक जो है वो घायल हो गया है, तो उन्होंने परिस्थिति को, विकट परिस्थिति को समझा और अपना मुकुट उतार कर उन्होंने झाला मन्ना को दे दिया और खुद उस युद्ध क्षेत्र से निकल गए। झाला मन्ना के मुकुट पहनते ही जो मुगल सैनिक थे वो उनके ऊपर टूट पड़े। झाला मन्ना ने भरपूर उनका सामना किया, लेकिन वो इस भरपूर आक्रमण का इतने लोगों का सामना नहीं कर पाए और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और जो चेतक था वो तेजी से दौड़ता हुआ महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गया, और एक नाला था, बड़ा नाला, उस नाले को कूदने के बाद जो चेतक था वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया। बहुत ज़्यादा खून बहने से चेतक वहीं पर लोग सिधार गया। कुछ इतिहासकारों ने इसे परिणाम विहीन अथवा अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी है। बहुत से इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि ये जो युद्ध है वो परिणाम विहीन रहा था, यानी इसका कोई निर्णय नहीं निकला। क्यों? क्योंकि अकबर का जो उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि वो महाराणा प्रताप को बंदी बना के मेरे सामने प्रस्तुत करे, लेकिन महाराणा प्रताप को वो बंदी नहीं बना पाए। महाराणा प्रताप उस युद्ध क्षेत्र से निकल गए। तो एक मामले में देखा जाए तो ये युद्ध जो था वो असफल सिद्ध हुआ। लेकिन वहीं जो कुछ इतिहासकार हैं, जिनमें विशेष करके जो मुगल इतिहासकार हैं या जो विदेशी इतिहासकार हैं, वो ऐसा मानते हैं कि इसमें प्रताप की हार हुई थी, यानी प्रताप की हार हुई, प्रताप को युद्ध क्षेत्र छोड़ के जाना पड़ा। तो इस युद्ध के बारे में ये क्लियरली नहीं कहा जा सकता कि युद्ध कौन जीता, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो अकबर था वो अपने उद्देश्य में जरूर असफल रहा। अकबर का उद्देश्य था महाराणा को बंदी बनाना और उनके क्षेत्र को पूरी तरह से कब्जे में रखना, लेकिन अकबर महाराणा प्रताप जो थे वो ना तो उनके कब्जे में आए, बल्कि जो क्षेत्र उन्होंने कब्जे में किया था धीरे धीरे वो भी महाराणा प्रताप ने बाद में संघर्ष करके छुड़ा दिया था। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ विदेशी इतिहासकारों ने जो कि इनको पराजित मानते हैं उनके कई कारण दिए हुए हैं, तो आप ये देख लेना कि कौन कौन से पराजय के कारण उत्तरदायी रहे उनके हिसाब से। तो देखें तो वो तो मानते हैं, उनमें ये मानते हैं कि उन्होंने पुरानी तरीके से युद्ध शैली अपनाई थी, इसके अलावा उनमें धैर्य संयम की कमी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कहते हैं कि हाथियों को काम में लेना था, हाथी नहीं लिए थे। साथ ही उन्होंने जो सैनिक टुकड़ियां थी वो एक साथ झोंक दी, उनको दो भागों में सैनिक टुकड़ियों को बांटना था। तो ऐसे भांति भांति के ये कारण बताते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इस युद्ध को हम कोई निर्णायक तो मान नहीं सकते। जो उद्देश्य था इस युद्ध का वो तो असफल रहा। तो बाद में हम देखते हैं हल्दीघाटी युद्ध के बाद में किस तरह का संघर्ष महाराणा प्रताप ने दोबारा किया और वापस उन्होंने अपने क्षेत्र को
छीन लिया। तो इसमें हम देखते हैं कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद मुगल सेना कुछ समय तक गोकुंदा में रही, लेकिन रसद सामग्री के अभाव में सेना लौट गई, यानी मुगल सेना को जल्दी ही लौटना पड़ा। प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाकर छापामार युद्ध नीति को अपनाया। अब प्रताप की नई राजधानी कौन सी हो गई? कुंभलगढ़ हो गई। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजी। शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अकबर ने 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन उसे भी विशेष सफलता नहीं मिली। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। इस संघर्ष में जो प्रताप के जो पुत्र अमर सिंह ने शाही सेना पर दावे बोले और विजयी रहा। यानी दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की फिर जीत हुई। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी वापस महाराणा प्रताप ने अधिकार कर लिया। प्रताप की गतिविधियों को रोकने के लिए अकबर ने जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में सेना भेजी। प्रताप पुनः पहाड़ियों में चले गए। 85 में 1850 अकबर ने उत्तर पश्चिम सीमा पर व्यस्त हो गया था मेवाड़ की और कोई सेना नहीं भेजी। तो चित्तौड़गढ़ मांडलगढ़ को छोड़कर अन्य क्षेत्रों मुगलों से मुक्त करा लिया गया। तो हम देखते हैं कि थोड़े बहुत क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सारे क्षेत्रों को उन्होंने महाराणा प्रताप ने वापिस प्राप्त कर लिया था। 19 जनवरी 1597 में प्रताप की मृत्यु हो गई। तो आप ये देख सकते हो बांडोली चावड़ में महाराणा प्रताप की ये समाधि है। आप आज भी वहाँ जाकर इस छतरी को देख सकते हैं जहाँ महाराणा प्रताप को की समाधि बनी हुई है। ये है बांडोली चावड़ में। तो ये मतलब महाराणा प्रताप थे। ये सारी उम्र इन्होंने संघर्ष किया और मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की। जब इनकी मृत्यु का समाचार अकबर के कानों में पहुंचा तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। यानी ये इतने वीर थे कि जो इनका प्रमुख शत्रु अकबर था उसको भी इनकी मृत्यु पर दुख हुआ था। इस स्थिति का वर्णन करते हुए दरबार में उपस्थित दुर्साहड़ा ने इस प्रकार किया कि अस लेणो अणदांग पाग लेगो अणनामी गहलोत राण जीती गयो 10 मुंदन रसना उसी निशान मूक मरिया नैण तो मृत सा प्रताप सी। आशय यह है कि राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह के दांत में जीभ दबाई और निश्वास और आंसू टपकाए। यानी महाराणा प्रताप को भी आश्चर्य हुआ और वो रोने लगे क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया। यानी तूने अपने घोड़े को दगवाने का मतलब क्या था कि जो भी इनकी अधीनता स्वीकार करता था अकबर की उसे अपने घोड़े देने पड़ते थे और घोड़ों पर दाग लगाया जाता था, यानी अकबर के राज चिन्ह का निशान लगाया जाता था। तो इन्होंने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया, यानी अपनी पगड़ी उतार के इन्होंने अकबर के चरणों में नहीं रखी। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। यानी अकबर ने खुद ये कहा कि महाराणा प्रताप बड़े वीर थे और मैं इनको हराने में असफल रहा। तो आप देख सकते हैं कि निश्चित रूप से महाराणा प्रताप ने अपना जीवन संघर्ष में जीवन जिया और राजपूती आन बान शान के ये प्रतीक माने जाते हैं, जिसमें इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, प्रधानता स्वीकार नहीं की और आजीवन ये स्वतंत्र रूप से जिए और स्वतंत्रता के लिए ही इन्होंने अपना जीवन बलिदान है। आखिर में हम कह सकते हैं कि इनका पूरा जीवन जो था वो इन्हीं संघर्षों से जुड़ा हुआ है, जिसमें स्वतंत्रता प्रमुख रूप से है। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो ये महत्वपूर्ण है। हल्दीघाटी को इन्होंने मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दीवार को मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो ये आप नोट डाउन कर लें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा मुख्य टॉपिक, जिसमें हमने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा, उनके संघर्षों के बारे में पढ़ा कि किस तरह उन्होंने मुगलों से अकबर से अपना संघर्ष किया और उनकी अधीनता नहीं स्वीकार नहीं की। तो निश्चित रूप से आपको ये अध्याय ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।